हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मंशू में। गाइस, हमने जो एमपीएसआई हिंदी की सीरीज चालू की हुई है उसका आज ये सेकंड पार्ट है। जैसा कि आपको पता ही होगा, एमपीएसआई में हिंदी 70 मार्क्स की पूछी जाती है, तो इसी को कवर करने के लिए हमने ये सीरीज चालू की हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि पाली हमारे संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली व ब्रज की बात करें तो खड़ी बोली व ब्रज पश्चिमी ये हमारी दोनों हिंदी उपभाषा की बोली हैं। क्या है? दोनों हमारी हिंदी उपभाषा की बोली हैं। अवधि की बात करें तो ये हमारे पूर्वी हिंदी की बोली है। क्या? पूर्वी हिंदी की बोली। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा सी होगा। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है? पाली। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को। बात करें ब्रजबुली की तो बंगाल के हमारे कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, जिनका नाम क्या? चैतन्य महाप्रभु जी। इन्होंने अपने उपदेश व रचनाएं ब्रजबुली में ही दिए हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रजभाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो ब्रजभाषा का उद्भव की बात करें तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा टी, यानी कि शोरसेन अपभ्रंश से ब्रजभाषा का उद्भव हुआ है। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखेंगे, डूडाड़ी, यहाँ पे डा होगा ना कि ला, तो डूडाड़ी बोली है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा पूर्वी राजस्थान की। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान की डूडाड़ी बोली है। बात करें हमारे डूडाड़ी राजस्थान की हिंदी की, ये उपभाषा भी है। क्या ये राजस्थान की हिंदी की उपभाषा भी है? तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम क्या है? तो राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा सी, यानी कि शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा? सी। बात करें मागधी की तो मागधी अपभ्रंश से हमारे बिहारी हिंदी का उद्भव हुआ है। इसे आप नोट कर लें। मागधी अपभ्रंश से क्या हुआ है? बिहारी हिंदी का उद्भव हुआ है। ब्राह्मण अपभ्रंश की बात करें तो ब्राह्मण अपभ्रंश से पंजाबी एवं सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। वहीं महाराष्ट्र अपभ्रंश की बात करें तो इससे हमारे मराठी भाषा का उद्भव हुआ है। किसका? मराठी भाषा का। मागधी का किसे हुआ है? तो मागधी से बिहारी हिंदी का हुआ है। ब्राह्मण अपभ्रंश से पंजाबी एवं सिंधी का हुआ है और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का उद्भव हुआ है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी होगा। शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो बात करें तो इसका ब्रजभाषा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। क्या? काव्य भाषा के रूप में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्रज प्रदेशों में ब्रज प्रदेश हमारे कौन कौन से हैं? तो मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को ब्रज प्रदेश कहा जाता है। तो उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका काफ़ी विस्तृत है, यह काफ़ी ये प्रसिद्ध है। और बात करें कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने, तो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने काव्य भाषा के रूप में ही इसका ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने काव्य भाषा के रूप में ही ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। और ब्रजभाषा ब्रज क्षेत्रों से निकलकर अब इसका बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान से होते हुए पंजाब तक पहुंच चुकी है इसका क्षेत्र विस्तृत। नेक्स्ट देखेंगे, छा वर्ण किसके संयोग से बना है? तो छा वर्ण के संयोग की बात करें तो का प्लस सा। क्या? का प्लस ये सा का यदि बात करें कौन सा सा है हमारा? मूर्धन्य सा। कौन सा? मूर्धन्य सा। इस सा की बात करें तो हमारा दंत सा कहलाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या होगा? ए। छा का प्लस सा से मूर्धन्य सा से इसका संयोग होकर छा वर्ण बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा
बी, यानी कि 108 हमारे उपनिषदों की क्या है, संख्या। अब उपनिषदों के शाब्दिक अर्थ यदि अर्थ का इनका बात करें तो इनका अर्थ होता है उपनिषद का यानी कि समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, ये आप याद रखना, उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो श्रीलंका में कौन सी भाषा है जिसको मागधी कहा जाता है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि पाली को श्रीलंका में क्या, मागधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारे इधर तो पाली बोला ही जाता है, लेकिन श्रीलंका की बात करें तो वहाँ क्या, मागधी बोला जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऐसी कौन सी बोली अथवा भाषा है जो हमारे हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी कि तेलुगु। तेलुगु हमारे हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब तेलुगु बात करें तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, किसकी, द्रविड़ परिवार की भाषा है जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में बोली जाती है। तो ये हम याद भी रख लेंगे, तेलंगाना से तेलुगु। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये राज्यों में बोली जाती है। कन्नौज एवं बांगरू की बात करें तो ये हमारे पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, किसकी, कन्नौज एवं बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, और अवधी हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां, हमने जैसा कि पिछले प्रश्न में देखा ही था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कोमल तालव्य ध्वनियों की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कोमल तालव्य की बात करें या तालव्य, ओनली तालव्य की बात करें तो वो होगा हमारे चा वर्ग के वर्ण, यानी कि च छ जा झा, ये हमारे कोमल तालव्य या तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हमारा, बी, क्या, बी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला में यदि हम संयुक्त स्वर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का डी, ए, ये बड़ी ए आएगी, इस पे मात्रा भी लगेगी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ए और ओ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। कौन से, ए और ओ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की बात करें तो कितनी है, वो 33, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। इसके साथ ही हम दो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, कौन से, डा और डा, और 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, छत्र, ज्ञा, श्रय, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे रचना के आधार पर हम शब्दों को देखें तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, योगरूढ़ व यौगिक। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योगरूढ़ है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम योगरूढ़ यदि हम देखें तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए, यानी कि जलज हमारा योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ हमारे बहुब्रीहि समाज के जितने भी शब्द होते हैं वे हमारे सारे योगरूढ़ में आते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो वे हमारा योगरूढ़ कहलाते हैं। जलज के यहाँ पे अर्थ की बात करें तो क्या होता है, इसका अर्थ कमल, क्या, कमल। तो यहाँ पे हमारे जलज शब्द का अर्थ कमल निकल रहा है, इसलिए योगरूढ़ हमारा शब्द जलज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की बात करें वह तो हमारे कितने हैं, 11, 33 हमारे व्यंजन हैं। लेकिन यहाँ मूल स्वर की बात की गई है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 हमारे मूल स्वर हैं। कौन कौन से हैं देख लेंगे हम। तो छोटा आ,
छोटा आ, ई और ऊ और ऋषि, ये हमारे क्या है, 4 मूल स्वर है, ये आप नोट कर लें। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखेंगे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसे आप सोचें कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा भाववाचक, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। तो अब स्त्रीत्व शब्द यदि हम देखें तो ये एक भाववाचक शब्द ही हमको देखने में इसका बोध हो रहा है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि डा और डा ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन हैं। कौन से, जा और झा की बात करें तो ये हमारे तालव्य व्यंजन है। गा और घा की बात करें तो हमारे कंठ, का खा गा घा ये हमारे कंठ में आते हैं ना, तो ये कंठ व्यंजन है। पाफा की बात करें तो ये तो ऐसे ही बोलने पर हमें ज्ञात हो जाता है कि पाफा कौन से ओष्ठ व्यंजन है। तो फिलहाल हमारे यहाँ मूर्धन्य व्यंजन की बात की थी, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात करें, हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे हम एक शब्द और ऐड कर लेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45। कितने, 45 हमारा प्रश्न में नहीं है, हम लिख लेंगे क्या। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात करें तो ये हमारे 45 वर्ण हो जाएंगे, जिसमें हमारे 10 स्वर रहते हैं, 33 व्यंजन रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द की बात करें तो हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, वैभव, यानी कि वैभव। रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम और अधिक खंडन नहीं कर सकते, या उनका खंडन करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वैभव की वहीं अर्थ की बात करें तो ऐश्वर्य इसका अर्थ होता है, यानी कि इसका मीनिंग की बात करें तो ऐश्वर्य इसका मीनिंग होता है। वहीं पंकज, जलज व मलयज की बात करें तो ये तीनों शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ऐसे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो तो वे शब्द हमारे कहाँ, योगरूढ़ में चले जाते हैं। और इन तीनों के ये अर्थ की बात करें तो क्या होता है, कमल, पंकज, जलज और कमल, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ हमें दिया है शब्द शुद्ध, इसका हम, ये हमारा कौन सा पुरुषवाचक है, इसका स्त्रीवाचक बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय हम लगाएं जैसे कि स्त्रीवाचक शब्द बन जाए। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि आ प्रत्यय लगाने पर हमारा स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा, यानी कि सुता हो जाएगा। क्या, सुता हो जाएगा। सुता जिसका अर्थ क्या होता है, पुत्री। सुत की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, पुत्र, और सुता का पुत्री। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है, नाउन, यानी कि संज्ञा ऐसे शब्दों को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। याद रख लें आप, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शा, शा, सा, ये तीनों सा और प्लस हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ऊष्म व्यंजन ये हमारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन ये हमारे कहलाते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी हो जाएगा। क्या, सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत है।
अब शब्द की बात करें कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि कृदंत है या उसमें कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का हमारा। तो राइट आंसर इस प्रश्न की बात करें तो वह हो जाएगा हमारा भिड़ंत, यानी कि इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसे कृदंत बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी। वहीं चतुराई, मिठाई व दुधार की बात करें तो इसमें हमारे तद्धित प्रत्यय का यूज़ किया गया है। चतुराई में बात करें तो आई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मिठास में बात करें तो आस इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। क्या हमारा प्रश्न है ए ऐ वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा हमारा कंठ तालव्य, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं कंठ तालव्य ध्वनियाँ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा किस शब्द में द्वित्व व्यंजन की बात करें कि क्या होता है। तो वह शब्द जिसमें कोई सा भी व्यंजन वर्ण दो बार यूज़ किया गया हो। तो यहाँ पे हम देखें हमारा द्वित्व व्यंजन, तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि दिल्ली में दो व्यंजन वर्ण का यूज़ किया गया है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण की बात करें अयोगवा, तो राइट आंसर इस प्रश्न को होगा हमारा ए, यानी कि अम और आह ये हमारे क्या वो होते हैं अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। वहीं स्वर वर्ण की बात करें हम तो आ छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए आई औ औ ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। इन वर्णों को यदि हम देखें स्वर वर्ण में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इनका ना तो स्वर में उच्चारण है और ना इनका व्यंजन जैसा उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें अलग एक कैटेगरी दी गई है। इनका नाम है अयुग्म वर्ण। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो कृदंत प्रत्यय की बात करें पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, कृदंत ही वहाँ पे पूछा गया था। तो इसमें देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा सी, यानी कि बिकाऊ जो हमारा शब्द है उसमें प्रत्यय की बात करें तो उसमें कृदंत प्रत्यय का यूज़ किया गया है। तो बिकाऊ में हमारा प्रत्यय क्या है तो आऊ हमारा इसमें प्रत्यय हो जाएगा, बिक प्लस आऊ यानी कि बिकाऊ। वहीं कृपालु, दुधारू और रंगीला, तो इन तीनों की बात करें तो इनमें तद्धित प्रत्यय का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा शब्द है प्रश्न है पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा पैतृक। कौन सा वाला पैतृक, तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा ए। तो पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो उससे हमारा क्या शब्द बनेगा पैतृक शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कौन सा उपसर्ग आचार सबसे पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो पहले हम प्रश्न को समझेंगे। ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो कि हमारा जो आचार शब्द दिया हुआ है उसके पहले यदि हम लगाएंगे तो उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा हमारा हम इस शब्द में यदि उपसर्ग लगाएंगे तो इसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। क्या बनेगा हमारा शब्द अनाचार ये हमारा शब्द बनेगा और इस अनाचार शब्द के अर्थ क्या होता है जुल्म। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दों के आदि में यानी कि प्रारंभ में किसी शब्द के प्रारंभ में कुछ जोड़ने पर उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा अन लगा के उसका अनाचार यानी कि उसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया, जुल्म हो गया।
ऐसे ही शब्द के आदि में लगाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हमने क्या लगाया था उसमें? उपसर्ग लगाया था ना, तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपसर्ग। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये हमारा आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं हम हमारे इस लास्ट प्रश्न को। निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो अव्यय के भेद की बात करें हम पहले, तो हमारे अव्यय के कितने भेद होते हैं? हमारे अव्यय के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं वो देख लें हम पहले। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, लास्ट विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को हम भावादि बोधक भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो उसका भेद नहीं है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? हमारा ए ही हो जाएगा। विचारादि बोधक हमारे अव्यय का भेद नहीं है। बाकी भावादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक की बात करें तो हमारे अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।